हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक्सक्लूसिवली BSOE 142 का क्वेश्चन पेपर जून 2025 का विद सॉल्यूशन, जो आपको सिर्फ और सिर्फ उन्नति एजुकेशन पर ही मिलेगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लो। बहुत से बच्चों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी करो, नहीं तो आपकी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिस हो जाएंगी। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है सबसे पहले आपको उन्नति एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो बेल आइकन दबाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। चलिए अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टूडेंट, ये है आपका जून 2025 का क्वेश्चन पेपर BSOE 142 इंडियन सोशोलॉजिकल ट्रेडिशंस। 3 आवर्स का आपका पेपर है, 100 मार्क्स का। आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने हैं और नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो होने चाहिए आपके 400। सबसे पहले देते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्कस द रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, और ये है आपका 20 मार्क्स का। सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 20 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। चलिए सॉल्यूशन देखेंगे अब हम। सबसे पहला आएगा आपका इंट्रोडक्शन। जो कॉलोनियल पीरियड था इंडिया के अंदर, वहाँ उस टाइम पर सोशोलॉजिकल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे वो स्टार्ट हुए थे, और उनका मेन एम था कि आपके जो डीप रूटेड सोशल इविल्स हैं उनको एड्रेस करना, और जो भी चैलेंजेस हैं उनको रिस्पॉन्ड करना बाय द कॉलोनियल रूल। ये जो मूवमेंट थे मर्ज हुए थे एज अ कॉन्शियस एफर्ट्स बाय द इंडियन थिंकर और रिफॉर्मर्स, जो सोसाइटी को वापस से रीजनरेट करना चाहते थे नेशनैलिटी, एथिकल वैल्यू और सोशल जस्टिस को प्रमोट करके। वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना चाहते थे, वो सिलेक्टिवली एंगेज करना चाहते थे उसको मॉडर्न आइडियाज़ के साथ, जैसे कि आपका इक्वालिटी, लिबर्टी एंड एजुकेशन। अब हम आते हैं सबसे पहले उसकी फर्स्ट हेडिंग पर। फर्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों आपकी? नेचर एंड बैकग्राउंड ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। ये जो रिफॉर्म मूवमेंट थे आए थे आपके, ये अरोज हुए थे आपके मार्क्ड बाय सोशल स्टैग्नेशन, रिजिड कस्टम्स और एक्सटर्नल पॉलिटिकल डोमिनेशंस की वजह से। प्रैक्टिसेस तो थी जैसे कि आपकी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, सती, चाइल्ड मैरिज और डिनायल ऑफ वुमेन राइट्स। ये इसकी वजह से इंटरनल क्रिटिक जो थे वो जनरेट हुए। नेक्स्ट आता है आपका मेजर रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब आपके मेजर रिफॉर्म मूवमेंट्स कौन कौन से थे? तो फर्स्ट है आपका ब्रह्मो समाज। ये जो मूवमेंट है इसने एम्फेसिस किया था मोनोथिज्म, रैशनल वर्शिप, और इन्हें रिजेक्ट किया था रिचुअलिज्म को। इन्होंने एडवोकेट किया था सोशल रिफॉर्म्स को, जैसे कि आपका विडो रिमैरिज, वुमेंस एजुकेशन एंड ऑपोजिशन ऑफ अ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड है आपका आर्य समाज। आर्य समाज को प्रमोट किया था रिटर्न ऑफ द मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल ऑफ वैदिक ट्रेडिशन से। इन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया आइडोलेट्री, कास्ट हायरार्की जो बेस्ड थी बर्थ पर, और सोशल प्रैक्टिसेस जैसे कि अनडिटरमाइंड ह्यूमन डिग्निटी, और इन्होंने स्ट्रेस किया था एजुकेशन और सोशल डिसिप्लिन पर। थर्ड आता है आपका प्रार्थना समाज। ये मेनली एक्टिव थे वेस्टर्न इंडिया के अंदर। इनका मूवमेंट जो था वो फोकस था सोशल रिफॉर्म्स पर थ्रू डिवोशन, जिसमें उन्होंने एथिकल कंडक्ट को भी कंबाइन किया था। इन्होंने सपोर्ट किया था रिफॉर्म्स को रिलेटेड टू मैरिज, वुमेन राइट्स एंड सोशल इक्वालिटी। फिफ्थ था आपका रामाकृष्णा मूवमेंट। ये इंस्पायर था स्पिरिचुअलिज्म, यूनिवर्सलिज्म से। ये जो मूवमेंट है इसने एम्फेसिस किया था हार्मनी को अमंग द रिलीजन्स एंड सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी। इन्होंने लिंक किया स्पिरिचुअल ग्रोथ को सोशल सर्विसेज के साथ, और एक मॉरल बेसिस दिए टू रिफॉर्म द एक्टिविटीज़। एंड लास्ट आता है आपका सोशल मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट एंड जेंडर इनइक्वालिटी। तो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स इनिशिएटिव थे जिन्होंने चैलेंज किया था कास्ट ऑपरेशन को, पैट्रियार्की को, बाय प्रमोटिंग एजुकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सोशल इक्वालिटी, और वुमेन अपलिफ्टमेंट, एक्सेस टू एजुकेशन, लीगल रिफॉर्म्स जो थे वो एक बहुत ही सेंट्रल कंसर्न्स बन चुके थे। एंड एट लास्ट आपका आता है सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। तो ये जो मूवमेंट थे इनका जो कंट्रीब्यूट था वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। मॉडर्न एजुकेशन, ग्रोथ ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड क्वेश्चनिंग ऑफ द ऑपरेसिव ट्रेडिशंस। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन शेपिंग अ रिफॉर्म ओरिएंटेड पब्लिक स्फेयर, और एनकरेज किया डिबेट ऑन सोशल जस्टिस, आइडेंटिटी और कल्चरल रिन्यूअल को। और एट लास्ट स्टूडेंट आपको लिखना होगा एंड के अंदर क्रिटिकल नोट और आपका कंक्लूजन, कि आप उसको 2 to 3 लाइन्स के अंदर जो है वो अपने आंसर को पूरा कंक्लूड करेंगे। चलिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन के टूवर्ड्स। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जामिन द लिंक बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट आंसर देखेंगे। फॉर्मेट का आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आपको अपना आंसर जो है वो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करना है।
तो अब आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर। इंडिया में सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो इवॉल्व हुए थे बिकॉज ये क्लोजली इंटरकनेक्टेड डिसिप्लिन्स थे, ना कि एक सेपरेट फील्ड्स। दोनों ही डिसिप्लिन का जो एम है वो था सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना, उनके कल्चर को, सोशल रिलेशनशिप्स को, और उनकी जो डेवलपमेंट थी वो शेप ली गई थी बाय इट्स यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन सोशल लाइफ। कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ कास्ट, ट्राइब, किंगशिप, रिलीजन और रूरल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको और नेसेसरी बना दिया कि आप इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को अडॉप्ट कर सके, और एज अ रिजल्ट सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो इंडिया है वो साथ में कॉमन कंसर्न, मेथड और थियोरटिकल ओरिएंटेशंस को शेयर करते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों आपका हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ द लिंक। तो जो आपका डेवलपमेंट है सोशल साइंस का इंडिया के अंदर वो आपका कॉलोनिकल कंडीशंस के अंदर जो है वो स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे अर्ली स्कॉलर्स ने स्टडी किया था इंडियन सोसाइटी को एज अ होल। सेकेंड इज इंडियन सोसाइटी को देखा जाता था एज अ लिविंग सोशल सिस्टम, जिसमें ट्रेडिशन और कॉन्टिन्यूटी जो थे वो कंबाइन थे और जो आपके सोशोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के लिए रिक्वायर्ड थे। एंड द थर्ड इज जो सेपरेशन था सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का वो रिमेन वीक था क्योंकि स्कॉलर्स एड्रेस करते थे सिमिलर रियलिटीज़ को। अब आता है आपका कॉमन एरियाज ऑफ स्टडी। तो दोनों ही डिसिप्लिन फोकस करते हैं कास्ट सिस्टम पर, किंगशिप रिलेशंस पर, विलेज स्ट्रक्चर पर, ट्राइबल कम्युनिटीज़ पर, रिलीजन और फैमिली पर। सेकंड जो आपके इंडियन विलेजेस हैं वो एक की यूनिट ऑफ एनालिसिस हैं, वो स्टडी करते हैं दोनों ही सोशोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स को। एंड द थर्ड पॉइंट है ट्राइबल स्टडीज़ जो है वो लेकर आया सोशलिस्ट को और भी ज़्यादा क्लोजर एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेडिशन से, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है उन्होंने एग्जामिन किया ब्रॉडर सोशल इंस्टीट्यूशंस को। अब आता है आपका मैथोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। तो फर्स्ट इज़ फील्ड वर्क एंड एम्पेरियल रिसर्च जो है वो सेंट्रल है दोनों ही डिसिप्लिन्स के लिए इंडिया के अंदर। नेक्स्ट सोशोलॉजी है वो एक्सटेंसिवली अडॉप्ट करते हैं पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन और एंथ्रोग्राफिक टेक्निक्स का। थर्ड इज सोशल एंथ्रोग्राफिस्ट जो है वो इंक्रीजिंगली रिलाई करते हैं सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर ताकि वो एनालाइज कर सके सोशल स्टैटिफिकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल पैटर्न्स को। नेक्स्ट आता है आपका थियोरटिकल इंडिपेंडेंस। इंडियन स्कॉलर्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं सोशोलॉजिकल थ्योरीज को एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट्स के साथ और एक्सप्लेन करते हैं सोशल स्ट्रक्चर और सोशल चेंज को। नेक्स्ट इज आपके जैसे कॉन्सेप्ट हैं सोशल स्टैटिफिकेशन, मोबिलिटी, कल्चरल कॉन्टिन्यूटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये इमर्ज हुए हैं थ्रू इंटीग्रेशन। और नेक्स्ट आता है आपका कि जो आपका स्टडी है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का वो रिक्वायर्ड करता है जॉइंट थ्योरेटिकल टूल्स को जो ड्रॉन्स होते हैं फ्रॉम बोथ द डिसिप्लिन। और नेक्स्ट आता है आपका एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूशन ओवरलैप। तो बहुत सारे ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे सोशोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो डेवलप साथ में ही हुए हैं विद इन द सेम डिपार्टमेंट। नेक्स्ट स्कॉलर्स जो हैं वो ऑफन कंट्रीब्यूट करते हैं बोथ फील्ड में विदाउट एनी रिजिड डिसिप्लिन बाउंड्रीज। एंड द थर्ड इज़ टीचिंग एंड रिसर्च जो है उन्होंने इनकरेज किया है इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग को रेदर देन द स्ट्रिक्ट स्पेशलाइजेशन। और एट लास्ट आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। आप वीडियो पॉज करके आराम से अपने आंसर्स जो हैं बच्चों वो देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ सोशोलॉजिकल डिस्कोर्स ऑफ राधा कमल मुखर्जी। अब आते हैं बच्चों इसके आंसर पर। थर्ड का आंसर देखेंगे। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। राधा कमल मुखर्जी जो हैं वो एक मेजर थिंकर थे इंडियन सोशोलॉजी के, जिन्होंने डेवलप किया था कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक सोशोलॉजिक पर्सपेक्टिव को जो रूटेड था इंडियन सोशल रियलिटी पर। उनका जो सोशल डिस्कोर्स था उसने एम्फेसाइज किया था इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी, इकोलॉजी और उसकी वैल्यूज़ पर। उन्होंने रिजेक्ट किए थे नैरो और मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी को, एडवोकेट किया था ऑर्गेनिक एंड वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच को। मुखर्जीज़ के जो आइडिया थे उनका मेन एम था अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लाइफ एज अ डायनेमिक एंड इंटरकनेक्टेड होल। अब आता है हमारा सेंट्रल आइडिया ऑफ राधा कमल मुखर्जी एंड सोशोलॉजिकल डिस्कोर्स। तो फर्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटिव अप्रोच। मुखर्जी ने सोसाइटी को एज अ व्यू किया एज अ इंटीग्रेटेड सिस्टम जहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, साइकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल डायमेंशंस जो थे सारे इंटर रिलेटेड थे। उन्होंने अपोज किया कंपार्टमेंटलाइज सोशल एनालिसिस को और एम्फेसिस किया टोटल सोशल रियलिटी पर। सेकेंड इज ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी। उन्होंने कंसिडर किया सोसाइटी को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रेदर देन अ मैकेनिकल स्ट्रक्चर, और सोशल इंस्टीट्यूशन फंक्शंस जो हैं वो फंक्शन करते हैं हार्मनी के अंदर, और उसका एक पार्ट में भी अगर चेंज होता है तो वो अफेक्ट करता है पूरे सोशल सिस्टम को। थर्ड इज़ वैल्यू बेस्ड सोशोलॉजी।
मुखर्जी ने स्ट्रेस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ इन सोशल लाइफ को, और उनके अकॉर्डिंगली सोशोलॉजी जो है वो वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकती, बिकॉज सोशल एक्शन जो है वो आपके एथिकल, मॉरल और कल्चरल वैल्यूज़ के थ्रू गाइडेड होते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमैनिज्म एंड सोशल एथिक्स। उनके जो सोशोलॉजिकल डिस्कोजर्स थे वो डीपली ह्यूमनिस्टिक थे। उन्होंने एम्फेसिस किया था डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ पर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, कॉपरेशन पर और मॉरल ऑर्डर पर एज अ फाउंडेशन ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी। फिफ्थ इज कल्चरल सिंथेसिस। मुखर्जी ने एडवोकेट किया सिंथेसिस को बिटवीन द ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। उन्होंने बिलीव किया कि इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना चाहिए विदाउट लूजिंग इज कल्चर एंड मॉरल हेरिटेज। सिक्स्थ इज इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। वो एक वन ऑफ द अर्ली थिंकर्स थे जिन्होंने हाईलाइट किया था रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर को। उन्होंने एम्फेसिस किया कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो होना चाहिए, और वॉर्न किया अगेंस्ट द अनकंट्रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन को। सेवन्थ इज क्रिटिक ऑफ अ वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म। मुखर्जी ने क्रिटिसाइज किया एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म इन वेस्टर्न सोशल थॉट्स को। उन्होंने आर्ग्यू किया कि इंडियन सोसाइटी एम्फेसिस करती है कलेक्टिव वेलफेयर, कॉपरेशन और सोशल हार्मनी पर। एट्थ इज प्लानिंग एंड सोशल डेवलपमेंट। उन्होंने सपोर्ट किया डेमोक्रेटिक प्लानिंग को जो गाइडेड थी बाय सोशल वैल्यूज़। डेवलपमेंट जो थी अकॉर्डिंग टू मुखर्जी उसका एम जो है वो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए, ना कि आपका इकोनॉमिक एक्सपेंशन। और लास्ट आता है बच्चों आपका सोशल चेंज एंड स्टेबिलिटी। तो मुखर्जी बिलीव करते थे सोशल चेंज जो है वो ग्रेजुअल, बैलेंस और वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए। सडन और इमिटेटिव चेंज जो है वो सोसाइटी की हार्मनी को डिस्टर्ब करता है। और एट लास्ट आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की टूवर्ड्स। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्कस वी एल्विन्स व्यू ऑन द कल्चरल ऑटोनॉमी ऑफ ट्राइबल्स। आंसर देखेंगे स्टूडेंट हम फोर्थ का। सबसे पहले आपका इंट्रो। एल्विन जो थे वो एक सिग्निफिकेंट थिंकर थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डिवोट किया था स्टडी एंड वेलफेयर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंडिया पर। उन्होंने एम्फेसिस किया था अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्राइबल सोसाइटी पर ऑन देयर ओन टर्म्स एंड स्ट्रांगली अपोज किया था पॉलिसी पर जो उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। उनके जो व्यू थे कल्चर ऑटोनॉमी पे, उन्होंने स्ट्रेस किया था कि ट्राइबल आइडेंटिटी, उनके कस्टम और सोशल इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब आता है आपका कि वी एल्विन्स का पर्सपेक्टिव ऑन अ ट्राइबल कल्चर। तो एल्विन व्यू करते थे ट्राइबल कल्चर को एक कंप्लीट और सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम को, जिसको शेप दिया था उसकी हिस्ट्री, एनवायरनमेंट और कलेक्टिव एक्सपीरियंस ने। वो बिलीव करते थे ट्राइबल सोसाइटी जो है वो पोजेस्ड है रिच ट्रेडिशन से, मॉरल वैल्यूज से और सोशल हार्मनी से, जिसको नॉन ट्राइबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जज नहीं करना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू हिम ट्राइबल लाइफ जो है वो नेचर से क्लोजली कनेक्टेड है, कम्युनिटी बेस्ड लिविंग है जो प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी और मीनिंग। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल ऑटोनॉमी। तो कल्चरल ऑटोनॉमी जो है उसको एम्फेसिस किया था बाय द एल्विन, जिसका मतलब था कि आपको ट्राइबल कम्युनिटी को अलाउ करना है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, मैनेज कर सकें उनकी जो भी कल्चरल प्रैक्टिस है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ट्राइबल्स जो है उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने कस्टम, रिचुअल्स, लैंग्वेज और सोशल नॉर्म्स को फॉलो कर सके। फोर्स कल्चरल चेंज जो है उनके व्यू से उनके सोशल कोहेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आता है आपका ऑपोजिशन टू फोर्स द असेमिलेशन। एल्विन ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया पॉलिसी को जिनका मेन एम था रैपिड असेमिलेशन ऑफ ट्राइबल इनटू अ मेन स्ट्रीम सोसाइटी। वो बिलीव करते थे ऐसे एफर्ट्स की वजह से एक्सप्लॉयटेशन, लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड मॉरल डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। तो इंस्टेंट उन पे अपोज करने की जगह एक्सटर्नल वैल्यूज़ को उन्होंने एडवोकेट किया कि आपको पेशेंस रखना चाहिए और ग्रेजुअल इंटरेक्शन रखना चाहिए ऑन अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और वॉर्न किया कि ऐसा सडन एक्सपोजर जो है उससे एक्सटर्नल इकोनॉमिक और सोशल फोर्सेस जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को हार्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन एंड आइसोलेशन। एल्विन ने सपोर्ट किया प्रोटेक्टिव अप्रोच को जो लिमिटेड था अननेसेसरी आउटसाइड कॉन्टैक्ट से, और उन्होंने ये फील किया दैट ट्राइबल्स जो है उनको कुछ टाइम और स्पेस चाहिए ताकि वो अपने पेस के अकॉर्डिंगली डेवलप हो सकें। इनका ये मतलब नहीं था कि आपको टोटली उनको आइसोलेट कर देना है, बट आपको इंटरेक्शंस जो हैं वो कंट्रोल करनी है ताकि आप ट्राइबल इंटरेस्ट के सेफगार्ड के अकॉर्डिंगली बात कर सके। और उनका जो मेन एम्फेसिस था वो था प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, फॉरेस्ट और ट्रेडिशनल लाइवलीहुड पर, क्योंकि वो उनके कल्चर सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर। तो एल्विन ने आर्ग्यू किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वर्किंग इन अ ट्राइबल एरियाज़ उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ट्राइबल साइकोलॉजी और कल्चर को और डेवलपमेंट लेने चाहिए, इनिशिएटिव लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू टिम, वो कल्चरली सेंसिटिव होने चाहिए और ट्राइबल नीड्स के अकॉर्डिंगली ही होने चाहिए।
वेलफेयर जो है वो ट्राइबल इंस्टीट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ना कि उनको रिप्लेस करेगा। और एट लास्ट बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द व्यू ऑफ द कार्वी ऑन किंगशिप सिस्टम इन इंडिया। आंसर देखने से पहले स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आप देख सकते हो, आपको जो हमारी टीम ने आंसर्स प्रोवाइड कराए हैं वो बिल्कुल आपकी इग्नू मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली ही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट 5 ईयर के सॉल्यूशन ज़रूर लेने हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता हो और आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सको। उसके लिए आपको जस्ट हमारी टीम को कांटेक्ट करना है, उन्नति एजुकेशंस को, या आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट unnatieducations.com को, जहाँ पे आपको इग्नू पे क्लिक करना है। वहाँ पर आपका एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है, आपको एडमिशन चाहिए, आपको असाइनमेंट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए विद सॉल्यूशंस, नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। आपको हमारी टीम जो है वो इंस्टेंटली रिप्लाई करती है। तो बिल्कुल लेट मत करो, अभी टीम को कांटेक्ट करो और स्मार्ट स्टडी करो और उनसे लास्ट 5 ईयर के सॉल्यूशंस ज़रूर लो। अब हम देखते हैं इसका आगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, अगेन इंट्रोडक्शन। मेक श्योर कि आपको मैं जिस तरीके से यहाँ पे आंसर्स दिखा रही हूँ, आप ऐसे ही हेडिंग विद सब हेडिंग्स के साथ जो है अपने आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे। अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन। सो इरावती कार्वे जो है इन्होंने एक पायनियर कंट्रीब्यूशन किया था सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ किंगशिप और इन इंडिया के अंदर। उन्होंने किंगशिप को देखा एज अ फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन, देन अ स्ट्रक्चर्ड फैमिली लाइफ, मैरिज रिलेशंस, इनहेरिटेंस एंड सोशल ऑब्लिगेशन। उनके अकॉर्डिंगली जो किंगशिप सिस्टम है इंडिया के अंदर, आप उनको अंडरस्टूड नहीं कर सकते एज अ सिंगल यूनिफॉर्म पैटर्न के तौर पे। ये रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल डाइवर्सिटी को, और ये शेप लेता है बाय रीजन, लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड सोशल कस्टम। और उन्होंने एम्फेसिस किया किंगशिप जो है वो डीपली रूटेड है इन एवरीडे सोशल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस की वजह से। अब आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप। तो उन्होंने डिफाइन किया किंगशिप को एज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश है थ्रू आपके ब्लड, मैरिज एंड अडॉप्शन। उन्होंने स्ट्रेस किया कि ये जो रिलेशनशिप हैं ये रेगुलेटेड हैं बाय द सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स जो प्रेस्क्राइब करते हैं उनकी ड्यूटीज़, राइट एंड बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस को। किंगशिप जो है उसके लिए वो एक मेयरली बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि कल्चरली कंस्ट्रक्टेड सिस्टम है जो गवर्न करता है आपकी सोशल लाइफ को। अब आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द किंगशिप पैटर्न। उन्होंने आइडेंटिफाई किया मल्टीपल फैक्टर्स को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किंगशिप सिस्टम इन इंडिया के अंदर। फर्स्ट ये जियोग्राफिकल कंडीशन, आपका फिजिकल और रीजनल एनवायरनमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है सेटलमेंट ऑफ पैटर्न और मैरिज रूल्स को। सेकंड इज लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन, लैंग्वेज जो है वो किंगशिप की टर्मिनोलॉजी को शेप करती है और मोड ऑफ एड्रेस को। थर्ड इज सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, कस्टम और सोशल नॉर्म्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं मैरिज अलाइंसेस एंड फैमिली रिलेशन को। फोर्थ इज हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग अ किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ किंगशिप सिस्टम। उन्होंने डिफाइन किया इंडियन किंगशिप सिस्टम को 4 मेजर रीजन्स के अंदर। फर्स्ट इज़ नॉर्थन रीजन, उन्होंने इसको करेक्टराइज किया बाय स्ट्रॉन्ग पैट्रियार्की, लीनियज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, विलेज एक्सोनॉमी और लिमिटेड इंटरेक्शन बिटवीन द मैरिड वुमेन एंड देयर नेटिव फैमिलीज। सेकेंड इज सेंट्रल रीजन्स, ये सिमिलर थे नॉर्दर्न पैटर्न्स के साथ बट कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल मैरिज प्रैक्टिसेस थी। नेक्स्ट आता है आपका साउथर्न रीजन, इसको मार्क किया बाय द क्लोज किनटाइन्स, प्रेफरेंस फॉर क्रॉस कजन्स एंड अंकल नीस मैरिजेस, continued interactions between the married women and their natal families. एंड द फोर्थ इज ईस्टर्न रीजन, ये डिस्प्ले करता है मिक्स फीचर्स को, कंबाइन करता है आपके बोथ नॉर्थर्न और साउथर्न सिस्टम को। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैरिज एंड फैमिली स्ट्रक्चर। तो उन्होंने हाईलाइट किया कि मैरिज जो है कोर इंस्टीट्यूशन है लिंकिंग किंग ग्रुप से। रूल ऑफ एंडोगेमी और एक्सोगेमी इंश्योर करता है सोशल कॉन्टिन्यूटी और रेगुलेटेड अलाइसेंस को। फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन होता है एज अ यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन, इनहेरिटेंस एंड लीनेज मेंटेनेंस एंड री एनफोर्सिंग किंगशिप बॉन्ड्स को। और एट लास्ट आपका आता है क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे डिस्कस द व्यू ऑफ एनके बोस ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। इंट्रोडक्शन,
एन.के. बोस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे इंडिया के अंदर, जिन्होंने हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी जो थी वो प्रोवाइड कराया। उनके जो एनालिसिस थे कास्ट सिस्टम को, वो आपके रिजिड स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशंस के काफ़ी आगे थे। उन्होंने एम्फेसिस किया था अडॉप्टिव, फंक्शनल और सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट्स को। बोस ने कास्ट को व्यू किया नॉट मेरली एज अ सिस्टम ऑफ हायरार्की बट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन जो इवॉल्व हुआ है आपके लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन, इकोनॉमिक एडजस्टमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। नेक्स्ट आता है आपका एन.के. बोस पर्सपेक्टिव ऑन अ कास्ट सिस्टम। एन.के. बोस ने आइडिया को रिजेक्ट किया था कि कास्ट जो है वो एक स्टैटिक और प्योरली ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कास्ट जो है उसको मस्ट बी अंडरस्टूड होनी चाहिए विद इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड इज हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट आता है आपका कास्ट एज अ फंक्शनल इंस्टीट्यूशन। बोस ने व्यू किया कास्ट को एज अ सिस्टम जो हिस्टोरिकली परफॉर्म कर रहा है इंपॉर्टेंट सोशल और इकोनॉमिक फंक्शंस को, जो हेल्प करता है डिवीजन ऑफ लेबर, इंश्योर करता है ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन और मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका कास्ट एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। तो बोस के अकॉर्डिंगली कास्ट जो है वो क्रूशल रोल प्ले करता है इन इंटीग्रेटिंग द डाइवर्स एथनिक एंड ट्राइबल ग्रुप्स को इंडियन सोसाइटी, और इस प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन और कल्चरल अडॉप्टेशन की वजह से बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ जो हैं वो कास्ट स्ट्रक्चर के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है। थर्ड इज़ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ कास्ट। बोस ने एम्फेसिस किया कि जो कास्ट डेवलप है वो ग्रेजुअली एमर्ज हुई है, ना कि एकदम से सडनली एमर्ज हुई है। उन्होंने ट्रेस किया उसकी ग्रोथ को थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन द ट्राइब्स, पीजेंट, रूलिंग ग्रुप्स, और शो किया कि कैसे सोशल स्टारिफिकेशन इवॉल्व हुआ अलॉन्ग साइड द एग्रेरियन एक्सपेंशन। फोर्थ इज कास्ट एंड किंगशिप। बोस ने हाईलाइट किया क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द कास्ट एंड किंगशिप को। कास्ट ग्रुप जो है वो फंक्शन करते हैं एज एक्सटेंडिंग किंग यूनिट्स, रेगुलेट करते हैं मैरिज, इनहेरिटेंस एंड सोशल ऑब्लिगेशंस को, और देयर बाय इंश्योर करते हैं सोशल कोहेशन। फिफ्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। कंट्रारी टू द रिजिड इंटरप्रिटेशन, बोस ने आर्ग्यू किया कि कास्ट अलाउ करती है डिग्री ऑफ मोबिलिटी को, ऑक्यूपेशन के अंदर चेंजेस, एक्विजिशन ऑफ लैंड, अडॉप्टेशन ऑफ न्यू कल्चरल प्रैक्टिसेस। इससे जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अपने सोशल पोजीशंस को ओवर द टाइम और भी इम्प्रूव किया है। और एट लास्ट कास्ट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। बोस बिलीव करते हैं कि कास्ट जो है वो नेसेसरी एक बैरियर नहीं है सोशल यूनिटी के लिए। उन्होंने आर्ग्यू किया कि इंडियन सोसाइटी हिस्टोरिकली मेंटेन रही है यूनिटी के थ्रू कल्चरल प्लूरलिज्म, with the caste acting as the linking institution rather than the division one। और एट लास्ट बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड आपका कंक्लूजन। 7 क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। एक्सप्लेन द मेथड यूज बाय द एम.एन. श्रीनिवास। सॉल्यूशन पर आते हैं। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। एम.एन. श्रीनिवास जो है वो एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशलिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था सिग्निफिकेंटली इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड को, जो सूट करते थे फॉर द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। उन्होंने एम्फेसिस किया सोशल रियलिटी को थ्रू क्लोज एंगेजमेंट विद एवरीडे लाइफ, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। उनके जो मैथोलॉजिकल अप्रोच थे उन्होंने एज अ मार्क शिफ्ट किया फ्रॉम आर्मचेयर थ्योराइजिंग टू एम्पिरिकली ग्राउंडेड रिसर्च, और जो रूटेड था आपके इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आता है आपका कि कौन से ऐसे मेथड जो थे वो एम.एन. श्रीवास्तव ने यूज़ किए। तो फर्स्ट इज फील्ड व्यू अप्रोच। उन्होंने स्ट्रेस किया इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग सोसाइटी डायरेक्टली इन इट्स नेचुरल सेटिंग। वो बिलीव करते थे सोशल रियलिटीज़ जो हैं आप उनको तभी समझ सकते हैं जब आपका प्रोलॉन्ग एंगेजमेंट हो फील्ड के अंदर रेदर देन टू रिलाई ऑन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज। सेकेंड इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जो की मैथड उन्होंने यूज़ किए वो था आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जो रिसर्चर है वो लोगों के बीच में रहेगा ताकि वो उनको स्टडी कर सके, उनके डेली लाइफ को ऑब्जर्व कर सके, रिचुअल्स को, इंट्रैक्शंस को, और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं आपके कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के अंदर, ताकि आप ज़्यादा इंसाइडर पर्सपेक्टिव गेन कर सके। थर्ड इज़ विलेज स्टडी मैथड। श्रीनिवास ने पायनर थे विलेज स्टडी के अंदर अप्रोच इंडिया के अंदर। उन्होंने ट्रीट किया विलेज को एज अ माइक्रोजम ऑफ इंडियन सोसाइटी और एनालाइज किया उसके कास्ट स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक रिलेशन, किंगशिप, रिलीजन एंड पॉलिटिकल लाइफ को एज अ इंटीग्रेटेड मैनर। फोर्थ इज एम्पेरिकल एंड इंडक्टिव मैथड। उनका जो वर्क था वो हेवनली रिलाय था फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन पे थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज एंड केस स्टडीज़ पर। वो प्रेफर करते थे बिल्डिंग कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन इंडक्टिवली फ्रॉम द एम्पेरिकल फाइंडिंग्स रेदर देन इम्पोजिंग अ प्री कंसीव मॉडल्स। फिफ्थ है आपका यूज़ ऑफ केस स्टडी। श्रीनिवास यूज़ करते थे डिटेल केस स्टडी को ताकि वो इलस्ट्रेट कर सके सोशल प्रोसेस को, जैसे कि आपका केस मोबिलिटी, रिचुअल प्रैक्टिसेस एंड पावर रिलेशन।
और इसने हेल्प किया टू कैप्चर अ सोशल चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी एट द लोकल लेवल। 6 पॉइंट इज हिस्टोरिकल कॉन्सेप्चुलाइजेशन। उन्होंने फोकस किया फील्ड डाटा पर और उन्होंने यूज़ किया हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके सोशल इंस्टीट्यूशंस में जो भी चेंजेस हुए हैं ओवर द टाइम, स्पेशली इन रिलेशन टू कास्ट, लैंड रिलेशन एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। 7th इज कंपैरेटिव मेथड। उन्होंने कंपेयर किया डिफरेंट रीजन, कास्ट एंड कम्युनिटीज़ को और उन्होंने हाईलाइट किया वेरिएशंस को विद इन द इंडियन सोसाइटी और इस मेथड ने हेल्प किया आइडेंटिफाई करने में पैटर्न्स को, जैसे कि आपका डोमिनेंट कास्ट फॉर्मेशन एंड रीजनल डाइवर्सिटी। 8th इज कॉन्सेप्चुअल टूल डिराइव फ्रॉम द फील्ड वर्क। श्रीनिवास ने डेवलप किया कॉन्सेप्ट को, जैसा आपका संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट एंड वेस्टर्नाइजेशन, और ऑल ऑफ विच एमर्ज डायरेक्टली हुए थे आपके एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड मैथोलॉजिकल एंगेजमेंट विद द सोसाइटी। और लास्ट में आपका क्रिटिकल नोट एंड आपका कंक्लूजन। अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द ए आर देसाई's व्यू ऑन द पाथ ऑफ अ डेवलपमेंट इन इंडिया। सबसे पहले जैसा कि आपको पता ही है आएगा आपका इंट्रोडक्शन। ए आर देसाई जो थे वो एक पायनियर सोशलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनालाइज किया था इंडियन सोसाइटी को थ्रू इट्स हिस्टोरिकल एंड मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। उन्होंने व्यू किया था कि डेवलपमेंट जो है वो एज न्यूट्रल और प्योरली इकोनॉमिक प्रोसेस नहीं है बल्कि एक डीपली शेप्ड है बाय कॉलोनिज्म, क्लास स्ट्रक्चर एंड स्टेट पावर। और उनके अकॉर्डिंगली जो इंडियन पाथ है डेवलपमेंट का वो फॉलो करता है एक डिस्टॉर्टेड ट्रेजेक्टरी को जिसका प्राइमरी सर्व डोमिनेंट क्लास ज़्यादा देन द मासेस। उनका जो एनालिसिस था वो हाईलाइट करता है डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को इंडिया के अंदर और रिप्रोड्यूस करता है इनइक्वालिटी को इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। देसाई ने आर्ग्यू किया इंडिया डेवलपमेंट पाथ जो है वो डिसीसिवली शेप लिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल रूल जो है वो डिसमेंटल है इंडिजीनियस इकोनॉमिक सिस्टम और इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कैपिटलिस्ट रिलेशन को जिसने बेनिफिट किया फॉरेन इंटरेस्ट को। इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर कॉलोनिज्म जो था वो बहुत ही सिलेक्टिव और डिपेंडेंट था लीडिंग टू अनइवन ग्रोथ और इस हिस्टोरिकल लीगेसी जो थी ये कंटिन्यू रही इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस जिसने इन्फ्लुएंस किया नेचर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया के अंदर। नेक्स्ट इज रोल ऑफ अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। देसाई के अकॉर्डिंगली जो इंडियन स्टेट है आफ्टर इंडिपेंडेंस वो फंक्शन करता है एज अ कैपिटलिस्ट स्टेट और रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसीज, लैंडलॉर्ड एंड ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स को। ऑल दो जो स्टेट अडॉप्टेड है उसने प्लानिंग और वेलफेयर ओरिएंटेड रीथ्योरिक भी किया। पॉलिसीज़ जो थी वो लार्जली उन्होंने स्ट्रेंथन किया कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट को। लैंड रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एग्रेरियन स्ट्रेटजी जो थी उन्होंने फेल किया टू ब्रिंग द रेडिकल चेंज बिकॉज उन्होंने अवॉइड किया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लास रिलेशंस को। नेक्स्ट है आपका कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट एंड क्लास इनइक्वालिटी। देसाई ने एम्फेसिस किया कि जो इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट है वो फॉलोड करती है कैपिटलिस्ट पाथ को रदर देन इंटेंसिफाइड क्लास डिवीजन। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बेनिफिट है अर्बन एलीट को बेनिफिट करती है ना कि रूरल मासेस को जो कि अभी तक मार्जिनलाइज्ड ही है। एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी डोमिनेट कर रहा है उसको लैंडलॉर्ड और रिच पीजेंट्स और एज अ रिजल्ट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन जो है वो अभी भी परसिस्ट करती है डिस्पाइट द इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट इज क्रिटिक ऑफ प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। देसाई ने क्रिटिकली एग्जामिन किया इंडिया के मॉडल ऑफ प्लान डेवलपमेंट को और मिक्स्ड इकोनॉमी को। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो प्लानिंग है वो चैलेंज नहीं करती प्राइवेट ओनरशिप को और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को, इंस्टेंट वो फैसिलिटेट कर रही है कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन को विद द स्टेट सपोर्ट। पब्लिक सेक्टर ग्रोथ जो है उसको भी इलीट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही सर्व किया जा रहा है रेदर देन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्स इक्विटेबली। एंड द लास्ट पॉइंट है सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने हाईलाइट किया कि जो आपका डेवलपमेंट पाथ है वो जनरेट हो रहा है सोशल अनरेस्ट, पीस इन मूवमेंट, लेबर स्ट्रगल और ट्राइबल रेजिस्टेंस की वजह से। और ये जो मूवमेंट है रिफ्लेक्ट करते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस को विद इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। और उन्होंने उनको व्यू किया एज अ रिस्पॉन्स टू एक्सप्लॉयटेशन, डिस्प्लेसमेंट जो आपके कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। और एट लास्ट बच्चों आपका आएगा क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमने जो आपको आंसर्स प्रोवाइड करे हैं वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, आपकी बिल्कुल इग्नू मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली हैं और आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से ही आंसर प्रेजेंट करके आने हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करके उनसे लास्ट 5 ईयर के पेपर और सोल्यूशन ज़रूर लेंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सको। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। थैंक यू।